हेलो दोस्तों, आज हम जीडीसी प्रीवियस ईयर 2013 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो जीएस के मूलतः 30 प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन जनवरी 2012 में भारत के शतरंज के 26वें ग्रैंड मास्टर बने। तो ये प्रश्न हमारा है खेल जगत से। खेल जगत एक मुख्य टॉपिक के रूप में हमारे सामने आता है, तो आप नोट कर सकते हैं कि एक साल पहले और एक साल उस साल जिस साल पेपर हो रहे हैं उस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन खेल जगत में रहा है, तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर होगा मुसुनुरी ललित बाबू। जनवरी 2012 में लंदन के हेस्टिंग्स ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के फाइनल में विजय प्राप्त करके मुसुनुरी ललित बाबू भारत के 26वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। ध्यातव्य है कि जून 2022 में तेलंगाना के 13 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। तो भाषा में अनुवाद और मैन्यूस्क्रिप्ट को काम को लेकर के भारत में अंग्रेज़ों में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है उनका नाम है विलियम जोन्स। तो हमारा उत्तर भी विलियम जोन्स ही होगा। और आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कहेंगे कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। पहला है रघुवंशम, कुमार संभवम, नेक्स्ट मेघदूत, और चौथा है ऋतु संहार, पांचवा है मालविकाग्निमित्रम, छठा है विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं वो कालिदास की हैं। हो सकता है कि पूछते आपसे। इसमें से 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और अंतिम 3 नाट्य ग्रंथ हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर राजराज प्रथम के साथ जा सकते हैं। राजराज प्रथम जो था चोल वंश का शासक था और जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में पाल, प्रतिहार और चोल जो शामिल थे उसमें राजराज एक प्रमुख राजा के रूप में हमारे सामने आता है। तो वो मुख्यतः वो पूरा वंश जो था वो शिव की पूजा को लेकर के बहुत प्रसिद्ध है और शिव पर बहुत भरोसा करता था, शिव की आराधना करता था। तो इस चोल वंश के राजा के उत्कृष्ट नमूने के रूप में ये तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। चलिए क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्ति बनाई गई है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी हुई है। अब मुझे द्रविड़ शैली देख करके एक और प्रश्न ध्यान में आ रहा है। हो सकता है कहीं, मतलब आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि मंदिरों की शैली जो होती है भारत में वो 3 तरह की होती है, नागर, बेसर और द्रविड़। जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं वो मूलतः नागर शैली में होते हैं, जिनका ऊपर का जो सिरा होता है वो कोण वाला होता है, त्रिकोणात्मक कोण। मंदिर की जो ऊपरी सिरे में देखेंगे तो आप कोण बनते जाएगा ऊपर। तो ये नागर शैली के मंदिर हैं। बेसर शैली के मंदिर मूलतः जो जानवरों के पीछे का भाग, मूल रूप से देखें तो हाथी के पीछे का जो भाग होता है वो बेसर शैली में मंदिरों को उस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और घर जैसा होता था। नागर शैली के आगे मंदिर के आगे ये कॉन्सेप्ट रहता है कि ईश्वर का जो छत है उसके ऊपर कोई रह नहीं सकता, तो उसका जो अंत जो है त्रिकोणात्मक कर दिया जाता है और एक इस तरह से उसका एंड किया जाता है। और बेसर शैली मैंने समझा दिया। अब द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली में तंजौर का मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर आपने देखा होगा। उसकी जब फोटो आप जाकर के गूगल पर देख सकते हैं तो उस तरह के जो मंदिर आते हैं वो मूलतः द्रविड़ शैली के मंदिर है। तो भारत में 3 तरह के मंदिर प्रसिद्ध हैं, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था। तो हमारा आंसर होगा अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर के समय में था और चित्रकार था। तो आपका ये आंसर आपको आई होप कि पता ही होगा।
नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो मुग़ल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। ये सब जानते होंगे। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, जिनका पूरा नाम था नादिर उद जमा की उपाधि भी थी उनके पास, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, विशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद माधव, गोवर्धन इत्यादि। इन नामों को आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है कि प्रश्न बनाने वाला कहीं ये भी पूछ दे एक बार कि इनमें से कौन जो है वो जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं रहा है। तो ये उल्लेखनीय चित्रकार हैं, इसलिए इनके नाम को एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे तो ध्यान में रह जाएगा। इसे अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहड़ का एक चित्र बनाया था, जिसमें जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, हाँ एक और हमें आंसर मिल गया कि जहांगीर की आत्मकथा क्या है, तुजुक ए जहांगीरी, की मुख्य पृष्ठ पर उसी फोटो को लगाया गया। तो उसका चित्रकार जो है वो अबुल हसन है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार जहांगीर के काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो डॉक्टर हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर M.A. अंसारी, बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी है सरोजनी नायडू और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो हम अभी मिलाना शुरू करेंगे, देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस आप सब जानते होंगे कहाँ से थे। सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे? डी के साथ जाएंगे, जो है डी हमारा आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर सी। तो हम देखेंगे ए का आंसर क्या होगा 3। M.A. अंसारी कहाँ के थे? मद्रास के थे। बी 4 नंबर पे आएगा। बी जो है पुरुषोत्तम दास टंडन जो है नासिक से हैं। सी जो है 2 के साथ जाएंगे, कानपुर से सरोजनी नायडू थी, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। कोकिला आप जानते होंगे कि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में एक कविता लिखी थी और जिसके पाठ के बाद इन्हें कोकिला की उपाधि भी दी गई थी। और डी 1 के साथ हरिपुरा, कोलकाता हरिपुरा, बंगाल हरिपुरा से सुभाष चंद्र बोस से। तो आप इस आंसर के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे, कौन थे? राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के बारे में आप सब जानते होंगे। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो एकमात्र भारत के गवर्नर जनरल, आपको ज्ञात होगा कि जो गवर्नर जनरल होते थे वो इंग्लैंड से आते थे और भारत के सिर्फ एक गवर्नर जनरल हुए सी राजगोपालाचारी। चलिए आंसर को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 में थे। तो इससे भी एक वो निकल के आता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें गवर्नर जनरल और अंग्रेज़ों की प्रमुख नीतियों के बारे में हमें ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा, समय निकलेगा तो हम आपको बताएंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। उन टॉपिक को टाइप करके हम लेके आएंगे आपके सामने वीडियो के रूप में कि कौन कौन मुख्य टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी शक्तियाँ केवल लोकसभा के पास होती हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये न्यायाधीश, ये सारे जो हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो इनको क्वेश्चन में शामिल करेगा ही करेगा एग्जामिनर, इसलिए जो होगा पेपर सेट करने वाले शामिल ही करेंगे। तो उनको आप क्या करेंगे कि ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाएंगे। तो आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं? धन विधेयक का पुनः स्थापन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, 3 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, 4 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो हमारा आंसर होगा 1 और 3। ए क्वेश्चन का एक क्या है? धन विधेयक का पुनः और 3 क्या है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति
लोकसभा को ही प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौड़ है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में भी प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। भारतीय संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित होता है या प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, आप अब हमको बताएंगे कि लास्ट टाइम मंत्रिपरिषद को कब इस्तीफा देना पड़ा है या भारत में कितनी बार मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। उत्तर हमारा होगा लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता होने के कारण लोकसभा का नेता कहलाता है। संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। मैंने कहा था ना कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे टॉपिक जो होते हैं हॉट टॉपिक होते हैं एग्जाम में और ये ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको इन सब टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में कौन कर सकता है? आंसर होगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। प्रश्नकाल में यह देश के पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदन्य सदस्य होते हैं। नोट में देखेंगे, वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले ली गई है, आप सबको पता होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि नीति आयोग को, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में यथावत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो हमारा आंसर होगा ए, 1 और 2, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, नेक्स्ट केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्यों को मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है, क्या है? आंसर है हमारा बी, थोक मूल्य सूचकांक। एक्सप्लेनेशन है, प्रश्नकाल में भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं तथा उसके मूल्यों की एक सूची होती है जिसमें वस्तुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा ईंधन व विद्युत संवर्ग, तीसरा जो होगी विनिर्मित वस्तुएं। हर वर्ष 2014 में आरबीआई ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुख्य मानदंड बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, सूची को 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है राज्य, दूसरा है जनसंख्या घनत्व। तो जनगणना आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। राज्यवार और यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो जिलेवार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर वर्ष के प्रश्न पत्र में मैंने देखा है कि एक या 2 क्वेश्चन जो हैं ज़रूर से जनगणना से आए हैं। तो पहला राज्य है बिहार की और पश्चिम बंगाल की, फिर नेक्स्ट है केरल की और उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की। अगर हम उसके साथ जाएं, आंसर के साथ जाएं, तो आंसर इसमें जो कूट दिए हुए हैं उसमें सही कूट है नहीं, क्योंकि ये जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 और पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860, उत्तर प्रदेश का 829। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो ला नीनो। हाँ, एल नीनो और ला नीनो आपको आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। तो वही एल नीनो जो है धारा से क्वेश्चन आया है। एल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? अब आप बताएंगे कि हमारा आंसर होगा दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिशु यानी छोटा बालक। एल नीनो प्रशांत महासागर के सागरीय
घटना है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के देशों में तटीय समुद्री जलों में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरीय कृषि प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है नागालैंड, स्थानांतरीय कृषि और या झूम कृषि। झूम कृषि भी जानते होंगे आप। तो ये कहाँ होगी? जहाँ आदिवासी का अभी भी मुख्य वो होगा, हब होगा, एक तरह से देखें तो हब होगा, उधर जो है झूम कृषि होगी। तो नागालैंड हमारा आंसर होगा। झूम खेती या घुमंतू खेती अधिकांशतः छोटे जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पे की जाती है, जिसमें पहले वृक्षों या वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि की जुताई कर बीजारोपण कर दिया जाता है। भारत में मुख्यतः पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों यथा असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती या स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट हमारा एक और प्रश्न रहेगा कि सीढ़ीनुमा खेती भारत में कहाँ होती है? आप इसको ज़रूर देखेंगे। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश है और मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार ये आंकड़े हैं। अभी आपको हो सकता है कि आंकड़े आए हों या फिर आपको पिछले ईयर्स के आंकड़े देख करके ही जाने हैं। विशेष रूप से टॉप 10 के जो आंकड़े होते हैं, चाहे वो कृषि से हो, चाहे वो मिनरल रिसोर्स से हो या चाहे जनसंख्या से हो, इन सब चीज़ों को देख करके, आंकड़ों को देख करके आप PIB से जा करके भी देख सकते हैं। मिनरल ईयर बुक के हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मिनरल ईयर बुक 2020 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन 4 राज्यों में होता है। पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है ओडिशा, चौथा है कर्नाटक। तो हमारा आंसर मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का वो देखेंगे क्वेश्चन 16, कुल उत्पादन के सापेक्ष निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है? चावल का। क्यों? चावल विश्व के अधिकांश देशों में होता है या चावल के लिए जो क्लाइमेट है वो उपलब्ध है, इसलिए जो है चावल का व्यापार कम है। नेक्स्ट परसेंटेज पे क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन। इसको हम लोग कभी डिटेल में एक दिन बैठ के देखेंगे कि मैथ्स के क्या क्या टॉपिक आते हैं। जैसे परसेंटेज आता है, जैसे भिन्न होता है, प्रतिशत, भिन्न, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1-2 अंक जो है बीच से नहीं रहेंगे और उनको भरना होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये विज्ञान से प्रश्न है। चूँकि हमारे सिलेबस के टॉपिक में विज्ञान भी शामिल है, तो हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। आंसर होगा बी, ऊर्जा उपयोग की। इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस हरे पौधों में होने वाली एक वह क्रिया जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं। विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसका शरीर में रुधिर का संस्करण कहाँ होता है, प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? आप बताएं, एक्सप्लेनेशन दें। इसमें आंसर नहीं है। आंसर है मनुष्य के एक्सप्लेनेशन है, मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त को छानकर इसमें से अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। डायलिसिस मूलतः यकृत या किडनी में होता है। अब पता नहीं क्यों किताब में क्यों नहीं आंसर्स दिया है। रक्त को छानकर, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रक्त को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृक्कों का मुख्य कार्य होता है। वृक्क कहते हैं उसको, किडनी को वृक्क कहते हैं हिंदी में। 2 होती हैं बॉडी में, उसको वृक्क कहते हैं। यकृत नहीं कहते, वृक्क कहते हैं। मुख्य कार्य है रुधिर परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय भाग होने के नाते हृदय शरीर में संचरण हेतु श्वसनांगों में O2 युक्त शुद्ध रुधिर भी प्राप्त करता है और श्वसनांगों के शुद्धिकरण के लिए भेजने हेतु पूरे शरीर में CO2 शुद्ध अशुद्ध रुधिर भी
हृदय का दायां भाग पूरे शरीर में अशुद्ध रुधिर एकत्रित करके फेफड़े को भेजता है तथा बायां भाग फेफड़े से शुद्ध रुधिर पाकर उसे पूर्ण शरीर में पंप करता है। अतः स्पष्ट है फेफड़े भी रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं, फेफड़े भी करते हैं और ब्रिक सबसे ज़्यादा करता है, यानी किडनी सबसे ज़्यादा करता है। किडनी ही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय की प्रमुख भूमिका निभाता है? आंसर होगा डी, विटामिन डी मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन होगा हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर में वसा का संचयन होता है, शरीर में प्रोटीन का संचयन होता है, रक्त में शर्करा का संचयन होता है, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थों का संचयन होता है। आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म के दौरान नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ब्रिक किडनी अति सूक्ष्म निस्पंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनके शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? ए, कैसीन होता है। आंसर कैसीन होगा। गाय के दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग के कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे नया सदस्य कौन है? तो मैंने आपको कहा था कि प्रमुख संस्था और उसके अध्यक्ष और उसके जो सदस्य बने हैं देश, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा आंसर, इसका वो आंसर बताए देखेंगे। नामीबिया, दक्षिणी सूडान गणराज्य, पूर्वी तिमोर और भूटान। आंसर होगा बी, दक्षिण सूडान गणराज्य। ये कहाँ है? अफ्रीका के देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को स्थिर करने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, उच्च रोजगार तथा टिकाऊ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसके 190 सदस्य हैं। प्रश्नकाल के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण सूडान इसका नया देश है, जबकि वर्तमान में अंडोरा इसका नवीनतम सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 28। हेले थर्निंग स्मिथ प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। आंसर होगा डेनमार्क की। हो सकता है उस समय करंट अफेयर में रही हो। हाँ, रही हैं, 2011 में है, बनी है। तो मैंने कहा ही था 1 साल पहले, और उस साल के करंट अफेयर को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन से राज्य में ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही के बेहिसाब परिसंपत्ति को जब्त किया जा सके? आंसर होगा सी, राजस्थान में। वर्ष 2012 में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित किया गया है जिससे नौकरशाही को बेहिसाब परिसंपत्ति को जब्त किया जा सके। 2 राज्य बिहार एवं उड़ीसा इस में पहले से ये कानून लागू है। क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2011 किसको दिया गया है? तो आंसर होगा सी, दलाई लामा को। वर्ष 2011 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार से बंगबंधु शेखर मुजीबुर रहमान को नवाजा गया था। और आपको देखना होगा 2024 में इस तरह के पुरस्कार प्रमुख किसको मिले हैं। 2024-2023 तक जा सकते हैं अगर 2025 में परीक्षा होती है तो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य वर्ष के प्रश्न के साथ मिलेंगे, फिर हम टॉपिक वाइज इस पे बात किया करेंगे जब प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी तब।